हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आई विल। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का यहां पर। और जैसा कि इसके पहले हमने अपने 50 नंबर तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो इसके बाद आज हमें देखना है MPPSC 2019 के पेपर में 51 नंबर से 100 नंबर तक के सारे क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम चारों ऑप्शंस को उतना ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो टारगेट है वो केवल ये है कि जो भी प्रश्न पहले पूछे गए हैं उनका आंसर पता लगाया जा सके और उस आंसर में और क्या डिटेल मेंशन की जा सकती है या उससे और किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं उसको जाना जाए। ठीक है, तो हम चारों ऑप्शंस पर बराबर बराबर ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम चालू करते हैं आज हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पहला जो 51 नंबर का सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है कि औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, तो इनने हमें लिख कर दिया है कि क्या औद्योगिक विकास केंद्र। ठीक है, इन्हें दिया है औद्योगिक विकास केंद्र, नाम क्या है उसका, बानमोर। तो औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर, बानमोर को आप अंडरलाइन करके रखिए, क्योंकि ये बानमोर टर्म आपको जहाँ भी मिलेगा आपको तुरंत याद आ जाएगा कि आपको सही कहाँ जाना है, किस विकल्प की ओर जाना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो आपको बताना है कि मुरैना, भिंड, शिवपुरी या गुना, इसमें से कहाँ पे बानमोर है। तो इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना काम चला वो भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल परफेक्शन नहीं चाहिए, हमें सवाल का आंसर जानना है और उसमें क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है ये जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है बानमोर की। तो बानमोर कहाँ पे है, यहाँ पे पड़ता है। और यहाँ पे कौन सा जिला है, यहाँ पे जो जिला है, जो बोला जाता है कि MP का सबसे उत्तरी यानी नॉर्थ में है, तो MP का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, मुरैना। मुरैना की लोकेशन आपको पता चल गई। भिंड कहाँ पे, भिंड इसका पड़ोसी है, बगल में है, तो भिंड, मुरैना। और इस तरफ जो है इसको बोलते हैं शिवपुर। तो ये तीनों चंबल संभाग के हिस्से हैं, भिंड, मुरैना, शिवपुर, ये तीनों चंबल संभाग में आते हैं। ठीक है, और मुरैना की बात की जाए तो मुरैना इन दोनों के बीच में है, यानी कि भिंड और शिवपुर के बीच में है मुरैना। ठीक है, और ये सबसे उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश का। तो बानमोर यहीं पर स्थित है। इसके बाद भिंड देख लिया, भिंड यहाँ पर है। शिवपुरी देख लिया, तो शिवपुरी कहाँ पर है हमारा, शिवपुरी यहाँ पर है नीचे की ओर। ठीक है, गुना की बात की जाए तो गुना और अशोकनगर, ये यहाँ पर है, इस साइड गुना, इस साइड अशोकनगर। तो इस प्रकार से हम अपने चारों ऑप्शंस को देख लिया कि इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ बनती है। इसके बाद हमें मुरैना का पता चल गया कि यहाँ पे बानमोर केंद्र है, औद्योगिक विकास केंद्र। अब भिंड है, तो भिंड में इतना क्या फेमस है, ऐसा क्या फेमस है भिंड में जो हमें यहाँ पर जानना अति आवश्यक है। तो भिंड में पहली बात, भिंड किसके लिए जाना जाता है, अपना सरसों के लिए। ठीक है, भिंड को जाना जाता है सरसों के उत्पादन के लिए। दूसरा, यहाँ पे जो औद्योगिक केंद्र है वो कौन सा है, मालनपुर। तो यहाँ पे जो औद्योगिक केंद्र है उसका नाम है मालनपुर। तो हमें याद रखना है कि भिंड में मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र, साथ ही भिंड में और क्या है, मालनपुर जो फील्ड है या मालनपुर जो क्षेत्र है, ठीक है, जो भिंड में, इसको हम बोलते हैं ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट का मतलब है सूखा बंदरगाह, तो भिंड को साथ ही सूखा बंदरगाह बोलते हैं। शिवपुरी किस लिए फेमस है, शिवपुरी में बनाया जाता है कत्था। तो शिवपुरी कत्था बनाने के लिए फेमस है, यहाँ पे कत्था बनाने का केंद्र है। ठीक है, गुना की बात की जाए तो गुना में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें आप बात कर सकते हैं नेशनल फर्टिलाइज़र की। ठीक है, तो नेशनल फर्टिलाइज़र के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे जो औद्योगिक केंद्र है उसको बोलते हैं चैनपुर। तो यहाँ पे कौन सा, चैनपुर औद्योगिक केंद्र है, औद्योगिक केंद्र का नाम है चैनपुर। और यहाँ पे क्या फेमस है गुना में, यहाँ से जो हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, हजीरा और जगदीशपुर। तो हजीरा जगदीशपुर एक गैस पाइपलाइन है जो कि हमारे गुना से होकर गुजरती है। ये याद रखना है आपको कि गुना से होकर गुजरने वाली लाइन कौन सी है, हजीरा जगदीशपुर। और ये अगर याद रखना है तो एक फैक्ट और याद रख सकते हैं कि यहाँ पे कुंभराज, कुंभराज क्या है, ये व्यावसायिक मंडी है कुंभराज। तो MP आपसे ऐसी ही डिटेल्स पूछने की अपेक्षा रखता है और आपसे इसी प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर गुना से पूछा जाएगा तो इन चार ऑप्शंस में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। औद्योगिक केंद्र खासतौर पे मध्य प्रदेश का हमेशा से फेवरेट रहा है, तो वो आपसे पूछे जाने की अपेक्षा ज़्यादा है। अगले सवाल की बात करते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो इन्होंने डायरेक्टली पूछा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो हम डायरेक्टली डेट याद कर सकते हैं, लेकिन केवल डेट याद करने का तात्पर्य का मतलब ये होगा कि आप चारों ऑप्शंस की समझ डेवलप नहीं कर पाए हैं। या आप क्या कर पाएंगे, अगर आपको एक सी डेट दी जाए
तो आप फिर वहाँ पे क्या कर पाएंगे, आप वहाँ पे अलग नहीं कर पाएंगे उनको। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा और डिटेल भी जानना पड़ेगा, इसका माइन्यूट डिटेल्स जो होती हैं उनको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2014 और सितंबर 2016। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सितंबर 2014 भी दिया गया और सितंबर 2016 भी। तो सितंबर में आए तो दोनों में कॉमन है, 2014 है 2016 है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि 2014 था कि 16 था। तो जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तभी से मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट करके रखिए अपने पॉइंट कि किसके द्वारा लाया गया था और कब लाया गया था। तो इसमें सितंबर 2014 है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सितंबर, इसमें भी क्या याद रखना है कि अगर फुल डेट पूछ ली जाए कभी तो 25 सितंबर। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम इंट्रोड्यूस किया गया था। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम लाने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है। काहे को? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये हो गया कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करता है। सितंबर 2014 में लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया था। और उद्देश्य था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, साथ ही देसी विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही व्यापार या औद्योगिक जो विकास है उसको प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, वस्तुओं के निर्माण पर बल दिया जाए। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मंत्रालय क्या है, नोडल एजेंसी क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आप याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसकी नोडल एजेंसी है, इसको याद में रखना। अब आपसे एक और सवाल इस पे बन सकता है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ये कितने पिलर पे काम करता है, इसके पिलर कितने हैं, मतलब आधार स्तंभ कितने हैं जिस पे टंगा हुआ है या काम करता है। तो इसके 4 पिलर्स हैं। ठीक है, 4 पिलर्स। तो 4 पिलर कौन कौन से हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें जो पहला पिलर है वो है कि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नवीन अवसंरचना। दूसरा है वो है न्यू सेक्टर। ठीक है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर। यहाँ पे हम ठीक है, न्यू सेक्टर हो गया दूसरा। तीसरा है वो है न्यू माइंडसेट, न्यू माइंडसेट हो गया। इसके अलावा जो याद रखना है वो न्यू प्रोसेसेस। ठीक है, न्यू प्रोसेसेस, आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं कि इसके पिलर्स कितने हैं। और कभी आपसे ये तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम पूछा जा सका है। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डिजिटल इंडिया, तो जो डिजिटल इंडिया है इसके पिलर अगर कभी पूछ लिए जाएँ आपसे तो आप बता देना कि इसमें 9 पिलर्स हैं। ठीक है, आपसे पिलर की संख्या पूछी जा सकती है। तो डिजिटल इंडिया 9 पिलर्स हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम में 4 पिलर्स हैं। और कब चालू हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। अगला जो सवाल है वो है कि निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं। ठीक है, तो निर्यात मतलब जो क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं ज़्यादा, अपने यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको बाहर भेजते हैं। बाहर का मतलब भारत में भी कहीं भेज सकते हैं और विदेश में भी कहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से किन 2 शहरों को चुना गया है, तो इसका आंसर है देवास और इंदौर। ठीक है, क्या है इसका आंसर? देवास और इंदौर को, मध्य प्रदेश में देवास और इंदौर को चुना गया है। अब देवास और इंदौर क्यों फेमस हैं, ऐसा क्या उत्पादन करते हैं कि इतना ज़्यादा निर्यात होता है? तो देवास से फार्मास्यूटिकल्स में अग्रणी है। क्या? फार्मास्यूटिकल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में अग्रणी है। और जो इंदौर है हमारा वो सोया मिल, इंदौर में क्या है? सोया मिल है और सोया प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, सोया मिल और सोया प्रोडक्ट, इसके लिए हमारा इंदौर फेमस है। और ये फार्मास्यूटिकल्स के लिए हमारा देवास फेमस है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि निर्यात यहाँ पे इकोनॉमिक क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, तो उसी की भाषा में आपको फार्मास्यूटिकल्स याद रखना है, सोया मिल और सोया प्रोडक्ट याद रखना है। सागर रतलाम की बात की जाए तो सागर रतलाम में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है? अगर आपसे केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाएं, जरूरी नहीं कि व्यावसायिक दृष्टि से ही पूछी जाएं, अगर केवल सागर रतलाम की बात की जाती है या रीवा सतना की बात की जाती है, गुना शिवपुरी की बात की जाती है, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए किसके बारे में, अगर आपसे पूछा जाता है सागर के बारे में, तो नॉर्मल बातें जो आपको अभी याद रखनी है या रख सकते हैं वो क्या है? सागर में डॉक्टर हरसिंह यूनिवर्सिटी है, ये आपको पता होगा। नौरादेही अभ्यारण्य है, कौन सा? नौरादेही, नौरादेही अभ्यारण्य है यहाँ पे, नौरादेही अभ्यारण्य को याद रखना। मेला कौन सा लगता है? धमोनी का, धमोनी उर्स। ठीक है, इसको धमोनी उर्स बोलते हैं, ये लगता है यहाँ पे धमोनी उर्स। के अलावा यहाँ फेवरेट क्या है? एरन, एरन आपने एक जगह सुनी होगी, एरन। तो एरन क्यों फेमस था? एरन यहाँ पे सती प्रथा होने का प्रथम साक्ष्य मिला था एरन में। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सागर में क्या है? एक राहतगढ़ प्रपात है। अगर बात की जाए रतलाम की, तो रतलाम में क्या है? रतलाम में याद रखना कि मंडीदीप, मंडीदीप, मंडीदीप औद्योगिक केंद्र है। रतलाम में मंडीदीप औद्योगिक केंद्र है, साथ ही भीमबेटका है। और क्या है यहाँ पर? सांची है। सांची आपको पता ही होगा कि सांची का पुराना नाम पूछा गया था इसके पहले पेपर में, सांची का।
ठीक है, उसका पुराना नाम था काकड़ाए। सांची का पुराना नाम क्या था? काकड़ाए। ये आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, और सांची को कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1989 में शामिल किया था, ये याद रखना आप। सांची एक बौद्ध स्तूप है, इतना याद रखना है। रीवा का अगर आपसे फेमस पूछा जाए तो रीवा का क्या याद रखना है आपको? यहाँ के रीवा में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं। क्या हैं? वाटरफॉल्स। ठीक है, तो वाटरफॉल्स याद रखने हैं आपको कि रीवा में कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं। तो रीवा के वाटरफॉल्स हैं, उनमें आपको याद रखना है केवटी, बहुटी, पूर्वा और चचाई, ये फेमस हैं। और इसको वाइट लाइन लैंड भी बोलते हैं कि सफ़ेद शेरों की भूमि रीवा को बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वाइट लाइन लैंड। ठीक है, तो सफ़ेद शेरों की भूमि बोला जाता है। सतना में क्या सा फेवरेट है? सतना में आपको पता होगा कि मैहर है, जो चित्रकूट। चित्रकूट एमपी यूपी दोनों जगह पे है, सतना में हमारे यहाँ पर। तो यहाँ मैहर है, और सतना में ऐसा क्या है? गधा मेला लगता है यहाँ पे, गधा। ठीक है, गधों का मेला लगता है यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे सतना में? भरहुत स्तूप है, भरहुत स्तूप, याद रखना आप। अब गुना की बात आती है तो गुना में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखना है आपको, चैनपुर औद्योगिक क्षेत्र, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी सवाल में। तो चैनपुर औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे तेजाजी का मेला लगता है। ठीक है, तेजाजी का मेला लगता है यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे क्या है? ईसागढ़, इसका जो गुना है इसका प्राचीन नाम है ईसागढ़। ये आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, कि गुना को ईसागढ़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो गुना का याद रखना आप नाम, ईसागढ़, ईसागढ़ के नाम से भी जानते हैं। शिवपुरी, शिवपुरी के बारे में क्या याद रखना है? शिवपुरी को एमपी का पहला पर्यटन नगर बोला जाता है। शिवपुरी को क्या बोला जाता है? अलग से बता देते हैं आपको। तो जो शिवपुरी है, शिवपुरी को बोलते हैं क्या? एमपी का फर्स्ट पर्यटन नगर। ठीक है, एमपी का पहला पर्यटन नगर शिवपुरी को बोला जाता है। और यहाँ पे शिवपुरी में फेवरेट वो फेमस क्या है? तो ये नरवर का किला है, एक नरवर का किला। ठीक है, नरवर के किला के अलावा यहाँ पे और क्या है? तो नरवर के किला के अलावा जो फेमस है वो है करेरा अभ्यारण्य, करेरा अभ्यारण्य। ठीक है, करेरा अभ्यारण्य। साथ ही यहाँ पे जो मेला लगता है उसको बोलते हैं पीर बुधान। तो यहाँ पे जो मेला लगता है उसको पीर बुधान का मेला भी लगता है यहाँ पे शिवपुरी में। ठीक है, करेरा अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए करेरा अभ्यारण्य फेमस है। तो ये शिवपुरी के बारे में इतना डिटेल आपको अभी याद रखना है फिलहाल। इसके बाद तो हम आपको एमपी सारा कंप्लीट करवाएंगे ही, तो वहाँ पे सारा कुछ बताएंगे डिटेल में। अब बात आ जाती है अगले सवाल की। तो अगला सवाल है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ठीक है, तो भारत की विदेश नीति से संबंधित पूछा गया है, विदेश व्यापार नीति से। तो विदेश व्यापार नीति से रक्षा मंत्रालय तो संबंधित होगा नहीं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, तो कौन सा हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोल सकते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस मंत्रालय के अधीन आता है हमारा। विदेश व्यापार नीति जो भी है, विदेश में व्यापार करने की जो नीति है। ठीक है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो वित्त निगम है, तो वित्त निगम का मुख्यालय है कहाँ पर? ठीक है, ये हमसे सवाल किया गया है। तो हमें पता होना चाहिए, वित्त निगम भी पता होना चाहिए, बाकी निगम भी पता होने चाहिए, ताकि हम उसको प्री डिफाइन कर सकें। ठीक है, और आपको पता है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर मुख्यालय हैं वो भोपाल शहर में, मैक्सिमम जो है वो भोपाल में ही है। तो आपको भोपाल के याद ना हो तो आप बाकी जगह के कर लीजिए जहाँ पे एक एक दो दो हैं, तो आपको बाकी मिल जाएंगे कि बाकी भोपाल में ही होंगे। ठीक है, तो अगर मध्य प्रदेश वित्त निगम की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? ये है इंदौर में। अब इसके बारे में डिटेल है कि ये 1955 में निगम बना था, और इसके 20 अदर कार्यालय हैं। ठीक है, 20 अदर इसके कार्यालय हैं, ये याद रखना। अब भोपाल की बात की जाए, ठीक है, ये तो इंदौर में हो गया। इंदौर में अगर वित्त निगम के अलावा और पूछ लिया जाए तो यहाँ पे आप याद रखना वस्त्रोद्योग। ठीक है, वस्त्रोद्योग और वित्त निगम इन दोनों के लिए इंदौर जाना जाता है। अब बात की जाए भोपाल किस लिए जाना जाता है, तो भोपाल की बात की जाए तो भोपाल हमारा मेनली जाना जाता है खादी उद्योग एवं ग्रामोद्योग। इसके लिए खादी एंड ग्रामोद्योग। और खादी ग्रामोद्योग बना कब था? 1960 में, 1960 में। इसके बाद अगर पूछा जाए आपसे लघु उद्योग निगम, ठीक है, लघु उद्योग निगम, तो लघु उद्योग निगम की बात की जाए तो ये बना था 1961 में, 1961 में। ये सारे भोपाल की ही बात चल रही है। भोपाल में अगला जो था वो था कि एमपी औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, एमपी औद्योगिक विकास निगम। तो जो एमपी औद्योगिक विकास निगम था ये कब बना था? ये बना था 1965 में। देखिए एमपी आपसे डेट पूछता है, डायरेक्टली डेट पूछ सकता है,
ऐसा नहीं कि इसने कभी पूछा नहीं है। तो आपको इनको डेट्स को याद रखना होगा साथ में ही, और ये भी याद रखना होगा किस जगह पे है। यही आपका वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराने में मददगार साबित होगा। अब पूछ लिया जाए कि एमपी में हस्तशिल्प मंडल, तो जो हस्तशिल्प मंडल है वो 1981, ठीक है, 1981 में बना था। अब बात की जाए कि और भोपाल में और कुछ भी है क्या, तो भोपाल में तो सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं ही, ठीक है। तो भोपाल में जो चीज़ें हैं उनमें और अलग क्या चीज़ें, एमपी माइनिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, एमपी माइनिंग कॉरपोरेशन। इसके अलावा एमपी एग्रो इंडस्ट्री, ठीक है, एमपी की एग्रो इंडस्ट्री भी है, और एमपी का एक्सपोर्ट निगम, एमपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन। तो ये सारी चीज़ें भोपाल में ही हैं। अब बात की जाए जबलपुर की, तो जबलपुर में क्या है, तो जबलपुर में एक प्रस्तावित चीज़ है, ये जो प्रस्तावित वो है औद्योगिक केंद्र विकास निगम, ठीक है। तो औद्योगिक केंद्र विकास निगम ये हमारा जबलपुर में है, ठीक है। उज्जैन में आपको पता है कि सोयाबीन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अगले सवाल की बात करते हैं हम। अगला सवाल है हमसे कि बोधन दोवा किसका सेनापति था, ठीक है। तो बोधन दोवा सेनापति था, ये तो पता है, सवाल में ही बोल दिया गया। अब किसका था लेकिन, तो इतने राजाओं का नाम दिया गया है, इतने राजाओं में से किसका था। तो बोधन दोवा फेमस क्यों था, पहली बात ये पता होना चाहिए। तो इसलिए फेमस था क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट, स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने हिस्सा लिया था बोधन दोवा ने। वो कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के थे। तो ये सायगढ़ के थे। सायगढ़ कहाँ पड़ता है मध्य प्रदेश में, सागर का पुराना नाम सायगढ़ था, ठीक है। वर्तमान में इसको सागर नाम से जाना जाता है। तो बखतवली, राजा बखतवली थे, उनका ये सेनापति था और सायगढ़ का था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सायगढ़ के राजा बखतवली, ठीक है। और 1857 की क्रांति में थे, इतना याद रखना आप। बाकी राजाओं के नाम दिए गए हैं, तो उनका ये याद रखना कि बानपुर के राजा मदन सिंह हैं, हीरापुर के राजा हृदय शाह हैं, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो इनका नाम याद रखना और कहाँ के थे याद रखना। साथ में अगर बोधन दोवा पूछा गया तो इसका आंसर तो बता ही दिया है। 57 नंबर का सवाल है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है कि मतलब कौन सा किससे मैच नहीं करता। यहाँ पे जनजाति दी गई है, इसकी उपजाति दी गई है। तो जनजाति है, उसकी उपजाति, ठीक है। तो ऐसे ही हमें अब देखना है कि किसकी उपजाति मैच नहीं करती है। तो यहाँ पे जो MPPSC आयोग था उसने यहाँ पे 2 आंसर दिए थे। उसने दिया था C नंबर का और D नंबर का, दोनों आंसर दिए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि किसका कौन था और किसका कौन नहीं था, ठीक है। इनको हम अलग से देख लेते हैं और आपको आंसर बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे बात की जाए सबसे पहले किसकी, भारिया जाति की बात करते हैं। तो अगर भारिया जनजाति की बात की जाए तो इनकी जो उपजाति हैं उनमें नाम आता है भूमिया, ठीक है। भूमिया के अलावा नाम आता है भुईहार, ठीक है। भूमिया, भुईहार और पंडो या पैडो, जो भी आपको मिल जाए, पंडो पैडो, वो नाम इसी का है। तो ये किसके हैं, भारिया की हैं। और भारिया किस में आती है, प्रिमिटिव ट्राइब्स में आती है, पिछड़ी हुई में आती है। आपको पता है कि बैगा, भारिया और सहरिया, कौन सा, बैगा, भारिया और सहरिया, ये 3 MP में पिछड़ी जनजातियों में आती हैं, BBS मतलब बैगा, भारिया और सहरिया, ठीक है। अब बात की जाए कि जो बैगा का तो हो गया, कि बैगा का भूमिया हो गया, भुईहार हो गया, पंडो हो गया, ठीक है। ये भारिया जनजाति का हो गया, सॉरी बैगा बोला हो तो, भारिया का हो गया। अब बात की जाती है गौड़ की कौन सी उपजनजातियाँ हैं। तो गौड़ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको याद रखना है अगरिया, प्रधान नहीं बोल देना, प्रधान होता है, ओझा, ठीक है। ओझा के अलावा इनका जो होता है वो सोलाहस के अलावा कोयला भूतेस, कोयला नहीं फूंकते नहीं है, कोयला फूंकस नहीं है, कोयला भूतेस है, भूत वाला भूतेस, ठीक है। तो कोयला भूतेस, इतना याद रखना। अब बात की जाए अगर बैगा की, तो बैगा की कौन सी उपजनजातियाँ होती हैं। तो बैगा की उपजातियाँ जो याद हैं वो आपको याद करना है बिजवार के अलावा याद करना है नरौतिया, ठीक है। बिजवार हो गया, नरौतिया हो गया, भरौतिया हो गया। बिजवार, नरौतिया, भरौतिया, रैमैना, ऐमैना नहीं, रैमैना। और ना बोलते हैं राहर, नाहर, कड़मैना, घर से बाहर नहीं निकालना कि कड़िया बाहर, नाहर, कड़मैना, ये इसकी उपजाति होती हैं बैगा की, ठीक है। तो आपने बैगा का देख लिया। अब एक ऑप्शन रह जाता है हमारे में कोरकू। तो कोरकू की बात की जाए तो इसमें है नहाला, मोवारी, रूमा, इसके अलावा जो है वो है बवारी व वारी, इसको बावरिया भी बोलते हैं। बावरिया कहाँ निवास करती है, नरसिंहपुर में या नरसिंहपुर में निवास करती है। और ये है बोडोया, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको फिलहाल कि इनकी उपजाति कौन कौन सी होती हैं। और इसके बाद हम आपको मैप में सारी जनजातियाँ और जातियाँ सारी क्रम से बता देंगे और क्या क्या होता है उसमें, कौन कौन से विवाह प्रचलित होते हैं, किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं
और क्या क्या प्रचलित चीज़ें होती हैं, गुदना प्रिय कौन होता है, गहना प्रिय कौन होता है, ये सारा बता देंगे। लेकिन अभी सवाल की डिमांड जो है उसको ध्यान में रखते हैं, ये याद रखना है। अब अगर आपको जो सवाल दिया गया था उस पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास जो सवाल था वो था कि गौड़, तो गौड़ में हम देखेंगे कि हमने अगरिया पढ़ रखा है तो एक करेक्ट मैच है। बैगा में हमने बिजवार पढ़ा था, ये भी करेक्ट मैच है। भारिया में क्या हमने पटालिया पढ़ा है, और कोरकू में महार पढ़ा है। तो कोरकू में महार हमने नहीं पढ़ा तो ये तो गलत हो गया। और भारिया में हमने पटालिया भी नहीं पढ़ा, ठीक है। और सुमेलित नहीं यही पूछा है, तो इसमें पटालिया भी नहीं पढ़ा हमने, इसमें महार भी नहीं पढ़ा। तो दोनों का करेक्ट आंसर। अब कोरकू जो महार पूछा है इनने, तो ये महार कहाँ की है, महार है महाराष्ट्र की, महार महाराष्ट्र की है। और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अनुसूचित जातियों का, SC मतलब अनुसूचित जातियों का सबसे बड़ा समूह है महार। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, इतना याद रखना है आपको। अगला सवाल है, इसमें बात की गई है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में है, मांडू में हिंडोला महल है। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट वाले सवाल आजकल MPPSC काफ़ी पूछने लगा है, क्योंकि UPSC को फॉलो कर रहा है पैटर्न थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि UPSC तो बहुत अलग है, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा फॉलो करता है, ये नहीं कहा मैंने कि पूरी तरह से फॉलो करता है, थोड़ा बहुत सीख रहा है, फॉलो कर रहा है, तो इसलिए स्टेटमेंट वाले सवाल बनाने चालू किए हैं। तो 58 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि मांडू, मांडू आपको पता है बहुत फेमस है, बहुत फेमस स्थल है, धार जिले में है, तो ये करेक्ट स्टेट है। मांडू में हिंडोला महल है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि मांडू अपने महलों के कारण ही जाना जाता है। इतने सारे महल हैं मांडू में याद करने के लिए आपके पास। तो ये दोनों सत्य हैं, तो दोनों सत्य हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, डी, ये दोनों सत्य हैं, ठीक है। अब इसमें और देख लेते हैं हम, और डिटेल्स क्या है। तो इस प्रकार से आप जल्दी जल्दी बना लें। अभी मांडू कहाँ पड़ेगा आपका, यहाँ पड़ेगा, धार में, धार जिले में पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। और ये ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल है, ठीक है, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है। और यहाँ पे महलों की बात की जाए तो कौन कौन से महल हैं, तो जहाज महल है, ठीक है, हिंडोला महल है, जहाज महल है, हिंडोला महल है, होसंग साय का मकबरा है, होसंग साय का मकबरा है यहाँ पे, रानी रूपमती का महल है, पता ही होगा रूपमती, रानी रूपमती की कहानियाँ चलती हैं, बहुत फेमस हैं। यहाँ पे खिलजी भैया भी गए थे इसी कारण से, खिलजी को नहीं जानते हो। और कौन गया, और क्या है यहाँ पे, बाज बहादुर, तो बाज बहादुर का यहाँ महल है। यहाँ नीलकंठ महल है, यहाँ पे असरफी महल है, यहाँ पे दाई का महल है, ठीक है। यहाँ पे कटोरा बाउली, कटोरा, कटोरा तो समझते हो ना, कटोरा ऐसा होता है अपना कटोरा जिसमें खाते पीते हैं, तो यहाँ पे कटोरा, कटोरा बाउली। इतनी चीज़ें हैं, इससे भी अधिक चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इतना हमें याद रखना पड़ेगा यहाँ के बारे में, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल कुछ ही चुनिंदा हैं जिनमें ज़्यादा जगह आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो अगर यहाँ बिहारी नहीं लिखा हो, जल बिहार बस लिखा हो, तब भी सेम बात है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो जल बिहारी का मेला जिस जिले में आयोजित किया जाता है उसका नाम है छतरपुर, छतरपुर जिले में ही आयोजित किया जाता है, ठीक है। छत्रसाल चौराहे के पास लगता है, वहाँ पे एक जगह है छत्रसाल चौराहा, वहाँ पे जल बिहारी का मेला आयोजित किया जाता है, छतरपुर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये छतरपुर का हो गया जल बिहारी का। सीधी में बात की जाए तो सीधी में किसका लगता है, तो ये चंडी देवी, सीधी में चंडी देवी, ये याद रखना। सीधी के अलावा जो होशंगाबाद है, यहाँ बांद्रा भान मेला, ठीक है, ये याद रखना। सिवनी की बात की जाए तो यहाँ मठ घोगरा, सिवनी में बात की जाए तो मठ घोगरा का, ठीक है। होशंगाबाद में बात की जाए तो बांद्रा भान मेला, सीधी में चंडी देवी, छतरपुर में जल बिहारी का मेला, इतना याद रखना है। अगला है काठी है। तो काठी क्या है, एक आपने बचपन में सुनी होगी, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, तो क्या होगा, इस हिसाब से आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो क्या हो सकता है। तो काठी आप यहाँ पे काष्ठ शिल्प मत लगा देना, क्योंकि यहाँ लकड़ी की काठी है लेकिन काष्ठ शिल्प नहीं है। काठी क्या है, लोक नृत्य है यहाँ पे, जो मध्य प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। काठी कहाँ किया जाता है मध्य प्रदेश में, निमाड़ क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में। और निमाड़ क्षेत्र में कौन से दो जगह का नाम आता है, तो इसमें नाम आता है खंडवा का और खरगोन का, खंडवा और खरगोन का नाम आता है, उन दोनों को मिला के निमाड़ क्षेत्र बनता है, ठीक है। जो पूर्वी निमाड़ है वो खंडवा है, जो पश्चिमी निमाड़ है वो खरगोन है। तो काठी आपको पता चल गया। ये कब मनाया जाता है काठी, तो इसके लिए होता है देव प्रबोधिनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक। और किसकी तपस्या की जाती है, पार्वती देवी की, पार्वती की तपस्या की जाती है। और इसमें एक ढाकी नाम का, ढाकी, ठीक है, ढाक या ढाकी, ढाकी या उसको ढाक बोलते हैं, ढाकी या ढाक जो होता है वो मुख्य बाद होता है, बाद मतलब बजाने वाला यंत्र होता है, उसको ढाकी या ढाक बोलते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो कपड़े उस समय पहने जाते हैं उसको बाना बोलते हैं, ठीक है। जो कपड़े होते हैं उनको बाना बोलते हैं, बाना कपड़ों को यहाँ पे पहना जाता है। और ये निमाड़ क्षेत्र है, तो निमाड़ क्षेत्र हमारा हमेशा से प्रचलित रहा है अनेक सारे किसके लिए, लोक नृत्यों के लिए। निमाड़ में सबसे अधिक लोक नृत्य मनाए जाते हैं। तो अगर निमाड़ में बात की जाए कि और कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं, तो निमाड़ में हम देख सकते हैं जो अदर लोक नृत्य मनाए जाते हैं, तो इसमें एक नाम आता है गणगौर का,
ठीक है, गणगौर का मनाया जाता है। और इसके अलावा फेफारिया, ठीक है, फेफारिया। इसके अलावा जो है मांडल्या, मांडल्या, डंडा और आड़ा खड़ा, ये सभी निर्माण के क्या हैं, लोक नृत्य हैं, निर्माण के लोक नृत्य हैं ये सारे, ठीक है। गणगौर, फेफारिया, मांडल्या, डंडा, आड़ा खड़ा, और इसके पहले हमने जो पढ़ चुके हैं वो कौन सा, काठी। तो इतना आपको याद रखना है यहाँ पे। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित पुरस्कारों में से प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सभी पुरस्कारों की डेट याद होनी चाहिए। तो राजीव गांधी जो पुरस्कार है वो प्राप्त कब से हुआ था चालू, 1991 से 92 तब चालू हुआ था। ध्यानचंद पुरस्कार की बात की जाए तो ध्यानचंद किसको दिया जाता है, खिलाड़ी जीवन भर उपलब्धि के लिए खिलाड़ी को ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, और ये 2002 में स्टार्ट हुआ था। अर्जुन पुरस्कार 1961 में, इसके पहले भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, एक खिलाड़ियों को दिया जाता है, राजीव गांधी खिलाड़ियों को दिया जाता है। ध्यानचंद भी किसको दिया जाता है, जो जीवन भर खिलाड़ियों की उपलब्धि है उसके लिए ध्यानचंद दी। द्रोणाचार्य कब से दिया जाता है, 1985 से, और एक किसको दिया जाता है, कोच को। ठीक है, बाकी सारे खिलाड़ी, इसमें बस आपको याद रखना है कि जीवन भर उपलब्धि के लिए कौन सा दिया जाता है, ध्यानचंद। बाकी हैं सारे खिलाड़ियों के लिए और एक केवल कोच के लिए। अब इनको अरेंज कर लीजिए आप, डेट आपको दिख गई है। सबसे पहले कौन सा आएगा, 1961 का आएगा, तो 3 नंबर का, तो ये दोनों ऑप्शंस कट हो गए। अब 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, तो 1985, तो 3 के बाद 4 आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। अब सवाल आता है हमारा 62 नंबर का, रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था। तो इतना याद रखना है आपको कि करंट वाले सवाल हैं। ठीक है, तो करंट वाले सवालों पे हम इतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए आगे इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो इसमें केवल आंसर लगाते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो जो 62 नंबर का इसका करेक्ट आंसर है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा, इतना याद रखना कि अभिनव बिंद्रा के नाम पर कौन से शूटिंग करते हैं। ठीक है, अभिनव बिंद्रा शूटिंग करते हैं। और जो सुशील कुमार हैं, इनको तो आपको पता होगा, कुश्ती करते थे और इनके खिलाफ केस FIR दायर हुई, उसके बाद जेल चले गए। नीरज चोपड़ा आपको पता है जेवलिन थ्रो करते हैं और इनने भारत देश का नाम ऊंचा किया है अभी। शिव केसवन है, ये IUGE ऐसा करके, यूज बोलते हैं इसको, यूज, इस नाम का एक खेल खेलते हैं। ठीक है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था। तो ये सवाल भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका आंसर हम कर देंगे सीधा कि ये 3 नंबर पे। ठीक है, जो सबसे आगे रहा था वो था, फर्स्ट पे जो रहा था वो था ऑस्ट्रेलिया, और जो सेकंड पे रहा था वो था इंग्लैंड। ठीक है, इंडिया था वो थर्ड पे था। हुए कहाँ थे, तो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। ठीक है, इतना याद रखना। 64 नंबर का है कि 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा। क्योंकि 2028 तो आया नहीं है, तो अभी हम बात किसकी कर सकते हैं कि 2020 में हुआ होगा, अभी लास्ट टाइम जो हुआ होगा 2020 का कहाँ हुआ था, टोक्यो। टोक्यो कहाँ है, जापान में। ठीक है, अब 2024 का होगा, हर 4 सालों में आयोजित किए जाते हैं, फिर 2028 में होगा, तो 2024 का होगा वो कहाँ होगा, पेरिस। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। और ऐसे ही 2028 का कहाँ होगा, लॉस एंजल्स। तो लॉस एंजल्स कहाँ है, USA में, अमेरिका में। ठीक है, तो 2020 का, 24 का, 28 का, ये सब ग्रीष्म ओलंपिक खेल हैं। ऐसे ही शीत ओलंपिक खेलों को भी याद रखना है। तो एक ग्रीष्म ओलंपिक खेल पूछा गया है तो ऐसे बता देंगे कि 2028 का पूछा गया है तो ये लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा, इतना याद रखना। IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो IAAF, तो सबसे पहले पता होना चाहिए IAAF का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो IAAF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। F रह गया, तो F का मतलब फेडरेशन है। ठीक है, और ये कब से चल रहा है, 1912 से चल रहा है, 1912 से चल रहा है IAAF का, इसकी बात की जाए। और इसका जो मुख्यालय है वो है मोनाको में, मोनाको देश में। मोनाको कहाँ है, यूरोपियन कंट्री है, मोनाको यूरोपियन कंट्री है। IAAF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। 1912 से IAAF का गठन किया गया था। ठीक है, इतना याद रखना है हमें बस। 66 नंबर का जो हमारा सवाल है, तो उसमें हमसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं। तो ये सवाल चूँकि 2000 कब का है, 19 का है। अब 2019 में और उसके बाद भी चुनाव हुए होंगे तो चेंज हुआ होगा कुछ, तो 2019 की बात की जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 बार। ठीक है, 2019 तक 5 बार, और अगर वर्तमान में बात की जाए तो ये 6 टाइम्स हो चुके हैं, क्योंकि अप्रैल मई 2020 में लास्ट टाइम हुए थे, तो अप्रैल मई 2020 में होने के कारण ये 6 टाइम हो गया। करंट टाइम में ये 6 हो गया। ठीक है, तो पहले पूछा गया था तो इसलिए 5 था इसका आंसर। अब बात की जाती है राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। पूछा गया है नगरीय निकाय निर्वाचन का संचालन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो 67 नंबर का है इसका आंसर है 243 के, 243 और के लिखा है हिंदी में, तो इसका मतलब ये वाला के है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, संचालन होता है, इसी आर्टिकल है, पर्यवेक्षण होता है। संचालन भी हो सकता है, पर्यवेक्षण भी हो सकता है,
ठीक है। निर्वाचन नामावली भी हो सकता है, नियंत्रण भी हो सकता है। नियंत्रण करने हेतु, पर्यवेक्षण करने हेतु, संचालन करने हेतु, निर्वाचन नामावली तैयार करने हेतु, ये सब होता है आर्टिकल 243 के में। ठीक है। तो इसमें क्या है कि राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग गठित करने का प्रावधान है 243 के में। 243 एल की बात की जाए, ये लिखा है एल फॉर लॉइन वाला, तो इसकी बात की गई है। तो इसका मतलब होता है एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, मतलब संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। ठीक है। यहाँ पे याद रखना संघ राज्य क्षेत्र कौन से होते हैं, यूटीज की बात की गई है यहाँ पे, याद रखना यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है। ठीक है। यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की एल की बात की जाए तो LUT ऐसे मिला लेना आप, LUT। M 243 एम की बात की जाए तो इसका है कि पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, मतलब कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हो जाते हैं जहाँ पे संभव नहीं हो पाता है चुनाव कराना या कुछ भी, तो वहाँ पे जो नियम लागू नहीं हो पाते उनकी बात की गई है। जैसे जनजातीय बहुल इलाका हो सकता है जो अपने आप को शो ही नहीं करता है किसी के सामने। ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए कि ऐसे एरियाज़ हैं, सर्टेन एरियाज़। 243 एन की बात की गई है तो इसका मतलब होता है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना, मतलब कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, ये बात होती है इसका कि पंचायतों का विद्यमान विधियाँ और पंचायतों का बने रहना दिया जाए। ठीक है। तो इसमें है कि विधियों को क्या बोलते हैं आप, लॉज। ठीक है। इनको बने रहने दिया जाए। अगली बात आती है पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। पंचायती राज विषय पूछा गया है किस सूची, तो हमें पता है कि हमारे संविधान में जो अनुसूचियाँ दी गई हैं तो उसमें 7th नाम की जो शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में 3 अनुसूचियों की चर्चा की गई है। उन 3 में कौन कौन सा है, तो उसमें एक सेंट्रल लिस्ट है, दूसरा स्टेट लिस्ट है, तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट है। इसको बोलते हैं संघ सूची, फिर राज्य सूची, फिर संबंधी सूची। संघ सूची जिस पे केंद्र नियम बनाता है वो संघ सूची, जिस पे राज्य नियम बनाता है राज्य सूची। कॉन्करेंट जिस पे दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन अगर कभी विरोधाभास की स्थिति हो, एक ही चीज़ों पर दोनों ने नियम बनाए हों, तो वहाँ पे केंद्र का कानून प्रभावी होता है अगर कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। ठीक है। इतना याद रखना है हमें। तो अब यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे पंचायती राज है, तो पंचायतों में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। तो यहाँ पे जो विषय भी है वो भी राज्य सूची का है। ठीक है। राज्य सूची के विषय के अंतर्गत रखा गया है। अब हमें बात करनी है कि संघ सूची है, इसमें शुरुआत में 97 सब्जेक्ट्स थे, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो वर्तमान में कितने हैं, तो इसमें बढ़ के 100 हो गए हैं। ठीक है। इनमें 100 सब्जेक्ट या 100 विषय रखे गए हैं। राज्य सूची है, इसमें 66 थे, एक कम होकर 61 रह गए। जो संबंधी सूची थी इसमें कितने थे, 52 है वर्तमान में, ये वर्तमान में है, पहले 47 हुआ करते थे। तो ये 47 से बढ़ के 52 हो गए, ये 66 से घटकर 61 हो गए, 97 से बढ़कर 100 हो गए। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगर आपको और डिटेल चाहिए कि किस लिस्ट में क्या विषय है तो कुछ मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ कि सेंट्रल, स्टेट और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें क्या क्या विषय रखे गए हैं। ठीक है। तो ये सेंट्रल हो गया, ये स्टेट हो गया और एक कॉन्करेंट हो गया। तो सेंट्रल का जो है इसमें कौन से, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है देश के लिए चीज़, डिफेंस। तो रक्षा से संबंधित किसी राज्य को थोड़े देंगे, रक्षा से संबंधित केंद्र अपने पास रखेगा, तो ये डिफेंस का विषय हो गया। डिफेंस के अलावा क्या हो सकता है, फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामले, ये सब क्या रखेगा, सेंट्रल रखेगा। बैंकिंग होगा तो बैंकिंग भी सेंटर ही कंट्रोल करेगा। ठीक है। एटॉमिक एनर्जी होगा, अब एटॉमिक एनर्जी स्टेट को दे देंगे, वो पता चला किम जोंग उनके पास चला गया कि भैया हमारा राज्य हमें स्वतंत्र करवा दो, ये हमें परेशान कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा ना, इसलिए ये विषय किसके पास है, सेंटर के पास। रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सारे सेंट्रल के विषय हैं, सेंटर के विषय हैं। स्टेट की बात की जाए तो पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, ये सब होता है, ये सब स्टेट में आएगा। जो जेल होते हैं, प्रिजनर्स या कैदी होते हैं, उन सबको रखा जाता है स्टेट में। इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ होता है, पब्लिक हेल्थ को भी इसी में रखा जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट परिवहन है उसको भी स्टेट लिस्ट में रखा जाता है। और सबसे फेमस लिकर, शराब, जो कि भैया जीवन का आधार बन चुका है लोगों का, और इसको स्टारडम या आप कह सकते हैं कि इसको बड़े होने का सर्टिफिकेट मान लिया जाता है। ये चीज़ें भी स्टेट लिस्ट में रखी गई है। फिशरीज, मत्स्य पालन वगैरह, ये सब स्टेट लिस्ट में रखा गया है। कॉन्करेंट में क्या लिखा गया है, अब जो स्टेट और सेंटर में नहीं है वो कॉन्करेंट में रखा गया है। तो इसमें जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो तो सेंटर या स्टेट में बढ़ गई। जो ऐसी चीज़ जिस पे कोई चाहता ही नहीं कुछ करना, ना स्टेट चाहता है बहुत कुछ करना, ना सेंटर करता है, तो वो उसको इसमें रख दिया गया। जैसे क्या हो सकता है, पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है। तो सेंटर कहेगा कि स्टेट तुम करके दिखाओ, स्टेट कहेगा कि भैया आप बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप करके दिखाओ। फैमिली प्लानिंग हो गया जैसे, तो ये बच्चे 2 ही अच्छे, ध्येय वाक्य तो अच्छा लगता है लेकिन कहाँ 2 होते हैं भैया, कहीं 4 शादी हो रही हैं, कहीं 1 शादी से 4 हो रहे हैं, कुछ भी चलता है। और क्या हो सकता है इसमें, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये हो सकता है, और वाइल्ड लाइफ हो सकता है,
ठीक है, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट के विषय हैं, तो इतना आपको याद रखना है यहाँ पे, ये को आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो पंचायती राज हमें पता होना चाहिए कि किस भाग में है। अनुच्छेद तो हमें पता चल गया कि अनुच्छेद 243 में है, लेकिन वो 243 है कहाँ, तो अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है वो 243 से 243 ओ तक है। ठीक है, ये आर्टिकल है 243 ए से 243 ओ तक, यहाँ पे पंचायती राज को रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछ लिया जाता है किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और 1993। 92 में ऑर्डिनेंस आया था, 93 में लागू कर दिया गया था। ऐसे 74 है वो भी 92 में आया था, 93 में कर दिया गया था। 74 है वो है नगरीय निकायों से संबंधित, और 73 है वो पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, तो जो भाग 9 है इसमें क्या है पंचायती राज में, इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, संविधान संशोधन पूछा जाए 73वां, आर्टिकल पूछा जाए 243 से 243, और विषय पूछे जाए 29 विषय रखे गए हैं। ठीक है, अब बात की जाए भाग 6 की, तो इसमें क्या है, तो भाग 6 है हमारा आर्टिकल 152 से लेकर 233 तक। इसमें क्या रखा गया है, स्टेट्स मतलब द स्टेट्स बोल सकते हैं। इसमें पूरा राज्य के बारे में रखा गया है, राज्य में सीएम होता है, राज्यपाल होता है, कैसे बनता है, कैसे उनका निर्वाचन होता है, सब टाइप की प्रक्रिया इसी में दी गई है। भाग 7 जो है, भाग 7 को हटा दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया। रिपील्ड का मतलब होता है हटा देना, तो REP रिपील्ड कर दिया गया। रिपील्ड का मतलब होता है इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें आर्टिकल जो था वो 238 आर्टिकल था, जिसको कि अब समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 है जो कि है 239 से 242 तक हुआ करता था, लेकिन 242 को हटा दिया गया, तो 239 से 241 तक ये रह गया है। ठीक है, इसमें क्या है, यूटीज़ के बारे में है। यूटीज़ मतलब यूनियन टेरिटरी, जिनको हम कि संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, जो कि वर्तमान में यूटीज़ की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, 8 हो गई है, पहले 9 थे, बीच में 9 हो गए थे, 8 हो गए, क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन दीव इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। और भाग 9 संबंधित है पंचायती राज से, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया भाग 9। और अगर पूछा जाए नगरीय निकाय, तो वो है 9A, पार्ट 9A में नगरीय निकाय पूछा जाए। क्या पूछा जाए, नगरीय निकाय। अगला सवाल है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है। पूछा गया है नहीं है, ये नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले बताना था हमें, तो इसका करेक्ट आंसर था उज्जैन, क्योंकि उज्जैन की 10 लाख से काफ़ी कम थी। तो 2011 में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो बात की जाती है वो थी इंदौर की, तो इंदौर का कितना था, 21.67 लाख। ठीक है, 21.67 लाख, तो ये तो 10 लाख से बहुत ज़्यादा है। भोपाल की बात की जाए तो इसका था 18.43 लाख। ठीक है, ग्वालियर की बात की जाए तो ये था 11.01 लाख। जबलपुर की बात की जाए तो ये था 12.67 लाख। ठीक है, उज्जैन की बात की जाए तो ये केवल 5.15 लाख था, तो कितना कम है, बहुत कम है 10 लाख से। इसका करेक्ट आंसर हो गया था उज्जैन। पूछा गया है कंप्यूटर से कि JSP का मतलब क्या है। ठीक है, JSP का मतलब पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है वो होता है जावा सर्वर पेजेस। अब जावा सर्वर पेजेस होता क्या है ये पता होना चाहिए। तो ये प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी होती है उसका एक संग्रह होता है। ठीक है, ग्रुप होता है जो सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर को HTML क्या करता है, HTML और XML। ठीक है, HTML या XML, HTML और XML, इससे क्या करता है, वेब पेज बनाने में मदद करता है। वेब पेज, जो वेब पेज बनाए जाते हैं वेबसाइट के पेजेस, उसको बनाने में HTML क्या है, लैंग्वेज है, XML क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और जो XML है इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इनके फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो याद रखना कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज ये वेब पेज बनाने में मदद करते हैं। जावा सर्वर पेजेस इसका JSP का फुल फॉर्म होता है, इतना याद रखना आप। अगला है कि बिंग पूछा गया है। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन द्वारा किया जाता है। तो बिंग किसके द्वारा किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट इसको रन करती है बिंग को। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट रन करती है, और क्या है, वेब सर्च इंजन है। एक सर्च इंजन पूछा जाता है आपसे, ब्राउजर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, इनमें अंतर भी याद रखना पड़ेगा। और सर्च इंजन क्या होते हैं, वेब ब्राउजर क्या हो, इनके उदाहरण भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। किसके द्वारा की गई थी, तो बिल गेट्स का आप नाम सभी लोग जानते होंगे वर्तमान में। बिल गेट्स था और पॉल एलन थे। तो बिल गेट्स और पॉल एलन को माइक्रोसॉफ्ट का जनक कहा जाता है। ठीक है, जो याहू था इसके कौन थे, जेरी यंग, माइक्रोसॉफ्ट के जेरी यंग थे, और कब थे, 1994 में याहू इस्टेब्लिश किया गया था। ये क्या है, सर्च इंजन है याहू। अल्फाबेटिंग की बात की जाती है तो यह एक कंपनी है USA की। इसको किसने बनाया था, लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने जिसको बनाया था वो था अल्फाबेटिंग। अमेजन क्या है, तो अमेजन आपको पता है कि एक वेबसाइट है। हम अपनी दैनिक दिनचर्या की काफ़ी चीज़ें अमेजन से ऑर्डर करते रहते हैं। इसके जो आपको पता ही होगा सभी को कि जेफ बेजोस हैं जो इसके प्रमुख हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात की जाए, ये तो सर्च इंजन की बात हो गई। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता कि वेब ब्राउज़र कौन से हैं, ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता वेब ब्राउज़र,
वेब ब्राउज़र में आप कौन से नाम लेंगे, आप लोग चलाते भी होंगे, फायरफॉक्स चलाते होंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाते होंगे, इसके अलावा गूगल क्रोम भी चलाते होंगे। तो ये सारे क्या हैं, ब्राउज़र। इसमें आप जाके ब्राउज करते हैं ना, पेजों को सर्च करते हैं, आप कुछ डालते हैं किसी वेबसाइट पे, वो आपको रिजल्ट दे देती है। तो ये तो ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र में जाके आप वेबसाइट सर्च करते हैं ना। अब बात आती है वेब क्रॉलर को किस रूप में भी जाना जाता है। तो वेब क्रॉलर पूछा गया है, तो वेब क्रॉलर को जाना जाता है वेब स्पाइडर के रूप में, ठीक है। वेब स्पाइडर या जाना जाता है वेब रोबोट भी बोलते हैं इसको, वेब स्पाइडर या वेब रोबोट भी जाना जाता है। ये क्या होता है, ये प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम, इट्स जस्ट अ प्रोग्राम, ठीक है। क्या करता है, www को ब्राउज करता है। www क्या होता है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके टिम बर्नर्स ली इसके प्रमुख थे, जिसने इसको खोजा था, कौन, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। जो सर्च ऑप्टिमाइज़र क्या होता है कि यह रैंकिंग इंक्रीज करने में मदद करता है। जो आपकी वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट रैंकिंग होती होगी तब, तो जैसे आपने कुछ सर्च किया तो जो आपको सबसे ऊपर मिलती है वेबसाइट, वही क्यों मिलती है, तो उसी के काम के लिए सर्च ऑप्टिमाइज़र का यूज किया जाता है। कि कोई वेबसाइट जितना ज़्यादा सर्च की जाएगी वो उतना ऊपर आपको दिखाई देगी, तो उसी के लिए सर्च ऑप्टिमाइज़र का यूज किया जाता है। लिंक डायरेक्टरी क्या होता है, लिंक डायरेक्टरी होता है कि आपको कहीं पर जाना है तो आप शॉर्ट में वहीं पर अटैच कर लेते हैं दो फाइलों को, तो उसका कलर चेंज होकर आपको एक ऑप्शन दिखता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये लिंक डायरेक्टरी का काम होता है, ठीक है। तो इसको कैटलॉग ऑफ वेबसाइट भी बोलते हैं। लिंक डायरेक्टरी जो होती है वो कैटलॉग ऑफ वेबसाइट होती है, ठीक है। एनी फाइल्स मतलब क्या होता है, एनी फाइल्स दैट कंटेन्स अ रेफरेंस टू अनदर फाइल और डायरेक्टरी, ये काम होता है लिंक डायरेक्टरी का। और जो वेब मैनेजर होता है, वेब मैनेजर क्या होता है, वेब मैनेजर होता है मैनेजिंग वेबसाइट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी वेबसाइट्स को मैनेज करना, तो ये वेब मैनेजर का काम होता है, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से किस समूह में से केवल आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट और इनपुट क्या होता है, आउटपुट मतलब होता है कि हम कोई चीज़ क्या, जैसे हमने खाना खाया तो क्या हुआ, वो अंदर चला गया तो वो इनपुट हो गया, और अगर वही खाना बाहर निकल जाता है तो वो आउटपुट हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेंज तो नहीं हो गया ज़्यादा उदाहरण, इतना नहीं सोचते भैया, अपनी दैनिक लाइफ से इतना मत जोड़ना आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा उसको फ्री रहने दिया जाए और दिमाग की सीमाओं को बढ़ाया जाए, लेकिन सही ट्रैक पे बढ़ाया जाए। तो 74 नंबर का जो है इसका सही आंसर है प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर एक रोटेटिंग टाइप का होता है, रोटेट करता है प्लॉटर, ठीक है। और ये क्या देता है, ये आउटपुट देता है। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर में हमने पेज डाला, उसमें से वो छप के आ जाता है, वही उस पर प्रिंट होके आ गया, वो बाहर निकल आता है। तो बाहर आ गया तो वो पहले तो नहीं छपा हुआ था, लेकिन जैसे ही बाहर आ गया वो छप के आ गया, मतलब आउटपुट है। मॉनिटर क्या होता है कि हम स्क्रीन पे क्या है, कोई चीज़ क्लिक की हमने, वो हमें शो हो गई, तो वो हमें दिख गई बाहर, मतलब वो आउटपुट हो गया। अब जैसे माउस है, माउस से हम किसी चीज़ पर क्लिक करते हैं, तो माउस क्या होता है, तो माउस की बात की जाए तो माउस से हम किसी चीज़ों को क्लिक करते हैं तो वो इनपुट दिया हमने, हम इनपुट दे रहे हैं, और उससे तो माउस हो गया इनपुट देने के लिए हो गया। प्रिंटर है, तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर होता है आउटपुट, मॉनिटर होता है आउटपुट, माउस होता है इनपुट, कीबोर्ड होता है इनपुट, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है। स्कैनर होता है इनपुट, स्कैन ही करते हैं ना, तो अंदर डाल रहे हैं ना, इनपुट हो गया ये, ठीक है, स्कैन कर रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट को। तो आपको उदाहरण और अगर अदर उदाहरण जानने हैं तो आउटपुट में आप बात कर सकते हैं, प्लॉटर होता है, प्रिंटर होता है, ठीक है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। हेडफोन, जो आपका हेडफोन होता है वो भी क्या करता है, आपको सुना रहा है ना, गाने सुना रहा है ना, तो आउटपुट दे रहा है ना वो तो। प्रोजेक्टर होता है जिसपे आप मूवी वगैरह देखते हैं पर्दे पर, ठीक है। प्रोजेक्टर के अलावा जीपीएस भी हो सकता है जो आपको लोकेशन दिखाता है, साउंड कार्ड भी होता है और वीडियो कार्ड भी होता है। तो ये सारे आउटपुट होते हैं। ऐसी ही बात की जाए इनपुट की, तो इनपुट में और क्या क्या रखा जाता है, तो इनपुट में आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के अलावा आपका माउस हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, आप स्क्रीन टच करते हैं और तुरंत वो क्लिक हो जाती है, तो आपने इनपुट दिया, अपनी उंगली से उसको छुआ तो इनपुट हो गया। लाइट पेन हो गया, और इसके अलावा जॉयस्टिक हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अगला सवाल है, अपने ब्राउजर में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बुकमार्क। हम किसी भी चीज़ को जब वेबसाइट पे हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम उसको बुकमार्क कर लेते हैं ताकि हमें बाद में उसे देखने में आसानी हो। तो पसंदीदा वेबसाइट जो होती है हमारी, उसको हम क्विक एक्सेस कर पाएँ, तो बुकमार्क किया जाता है किसके लिए, क्विक एक्सेस करने के लिए, तुरंत पहुँच जाएँ। कुकी क्या होता है, कुकी स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती हैं, आपने देखा होगा कि आ जाता है कि क्लियर कुकीज़ करने के लिए आपको आ जाता है, तो वो स्मॉल टेक्स्ट फाइल होते हैं। ये क्या करती हैं, इस साइट पर आने जाने की जानकारी, ताकि आप अगली बार जब इस्तेमाल करो तो वो आसान हो जाए, उसको पता रहता है कि आप इस साइट पर जाते रहते हो तो आपके लिए कर देगी। और बुकमार्क में क्या अंतर होता है, बुकमार्क में हो जाता है कि आपने जो चीज़ बुकमार्क करी है, आप जाइए, आप बुकमार्क देखिए अपने, उसमें कौन कौन सी साइट आपने पहले से सेव करके रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ब्लॉग, इसका फुल फॉर्म होता है वेबलॉग, ठीक है, इसको वेबलॉग भी बोलते हैं, वेबलॉग भी बोलते हैं या वेब पेज भी बोलते हैं।
तो इसमें क्या होता है, कॉन्टेस्ट या इसमें क्या होता है कि ब्लॉग होता है, ब्लॉग लिखने वाला आपने सुना होगा कि ब्लॉगर बोलते हैं उसको। तो जो ब्लॉग लिखने वाला होता है उसको ब्लॉगर बोलते हैं, और इसको ब्लॉग का फुल फॉर्म वेब ब्लॉग या वेब पेज भी इसको बोला जाता है। ठीक है, डायरी के टाइप वाला होता है कि डायरी के जैसा हम लिखते हैं इसमें, तो ये याद रखना है। अब ये एक्ट के क्वेश्चन आ गए, तो इन पे हमने बोला था कि हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारे नए जो सिलेबस है 2020 का उसमें एक्ट के क्वेश्चन नहीं है, तो इनका हम केवल आंसर करते जाएंगे। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता, तो अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल भारत के संविधान के आर्टिकल 17 में किया गया है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, और उपाधियों का अंत, ये दो अंत करने की बात की गई है। तो आर्टिकल 17 से रिलेटेड है, इतना याद रख सकते हो आपके जीके के लिए। बाकी इस सवाल में जो पूछा गया है तो उसका करेक्ट आंसर है कि जब यह केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य, जाति के सदस्य के साथ संबंध है, तो तभी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम वहाँ पे अस्पृश्यता के आधार पर आप पे किसी सदस्य पे प्रश्न चिन्ह उठा सकता है। ठीक है, अब सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर, फिर आर्टिकल 17 तुरंत याद आना चाहिए आपको, किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है तो 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, ये पूछा गया है। तो इसमें जो धारा होती है वो सेक्शन 5 के अंतर्गत उस व्यक्ति को 106 माह कारावास, और जो जुर्माना होता है वो 100 से 500 रुपये का जुर्माना लिया जाता है। ठीक है, तो अब तो नए सिलेबस में नहीं है, पुराने में था, तो उसके हिसाब से हमने इसको कर लिया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब से लागू हुआ, प्रवत हुआ मतलब लागू हुआ। ठीक है, तो 78 जो था वो हुआ था 30 जनवरी 1990 से लागू, इतना याद रखना। अगला है कौन सा कथन असत्य है, तो 79 में पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। असत्य है मतलब सत्य नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है। SC/ST एक्ट कब लगता है कि जब SC/ST के खिलाफ कोई दूसरा व्यक्ति, SC/ST का नहीं होना चाहिए, वो जनरल OBC का होना चाहिए, तो ये सही है। दूसरे की बात की जाती है कि दूसरा क्या है, तो इसमें जो धाराएं दी गई हैं, 2 घा दिया गया है, अनन्य विशेष न्यायालय, तो अनन्य विशेष न्यायालय 2 घा में नहीं है, अनन्य विशेष न्यायालय है वो 2 खा, मतलब 2 खा और 2 गा, इन दोनों में है, तो इसलिए ये वाला हमारा गलत हो गया, मतलब बाकी दोनों भी सही होंगे। ठीक है, तो असत्य पूछा गया है तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। अगली बात आती है, हमारा जो क्वेश्चन है वो आ गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में अपील होती है। तो हाई कोर्ट में अपील किस कारण होती है, तथ्यों के कारण केवल विधि के संबंध में होती है, तथ्यों विधि दोनों के संबंध में होती है। तो इसका आंसर है कि दोनों, तथ्यों और विधि, तथ्य भी होना चाहिए, फैक्ट भी होने चाहिए और लॉ भी होना चाहिए उसके लिए। तो इसका जो सेक्शन है वो 14 के है, 14 का, ठीक है, 14 का। और इसको किस में वर्णित किया गया है, CRPC 1973 में, क्रिमिनल, इसको बोलते हैं CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो एक दीवानी होता है, एक आपराधिक होता है, तो CRPC क्या है, आपराधिक, तो ये 1973 में आया था और सेक्शन 14 का में इसका विवरण दिया गया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक तो कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है कि डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में INSR का गठन किया गया था। तो INSR क्या था, इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च। ठीक है, क्या था नाम, इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च। ठीक है, और ये कब बना था INSR बना था हमारा 1962 में। ठीक है, तो 1962 में बना था। और इन्हीं की क्या हुआ था, इनने फिर एक कमेटी बनाई थी, एक समिति बनाई थी। उस समिति में पुनर्गठन होने के बाद 15 अगस्त, कब, 15 अगस्त ऑफ 1969 इसी को क्या बना दिया गया था, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। सतीश धवन की बात की जाए तो सतीश धवन अपने रॉकेट साइंटिस्ट थे। ठीक है, रॉकेट साइंटिस्ट थे, तो सतीश धवन रॉकेट साइंटिस्ट। और इनके नाम पे आपको सुना होगा सतीश धवन अंतरिक्ष वो प्रक्षेपण केंद्र है एक, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। कहाँ है, आंध्रा में, और नाम क्या है, श्रीहरिकोटा, वो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में है। नाम क्या है, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। होमी जे भाभा, तो ये परमाणु कार्यक्रम के नाम के लिए जाने जाते हैं, परमाणु कार्यक्रम चलाए थे इनने, परमाणु कार्यक्रम। ठीक है, होमी जे भाभा ये परमाणु कार्यक्रम के लिए फेमस हो गए थे। और इनने क्या किया था, इनने बहुत सारे रिएक्टर होते हैं उनकी स्थापना में इनका योगदान रहा है। तो रिएक्टरों के नाम आप याद रख सकते हैं। अप्सरा किसका नाम है, अगर पूछ लिया जाए कि अप्सरा क्या है, तो ये नाभिकीय रिएक्टर था। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर, अप्सरा हो गया, सिरस हो गया, अप्सरा, सिरस और जललीना। ठीक है, जललीना, ये सभी इनने क्या है, रिएक्टर के नाम दिए थे। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जो कि बाद में राज्यसभा सांसद बने थे और स्पेस साइंटिस्ट थे। ठीक है, इतना याद रखना है इन लोगों के बारे में। अगला है कि कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करते हैं। तो जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करने वाली हमारी जो होती हैं वो लैडिक कोशिकाएं होती हैं, लैडिक कोशिकाएं। ठीक है, लैडिक कोशिकाएं, इनका काम क्या होता है, बेसिकली जो वृषण होते हैं, वृषण, ठीक है, वृषण में शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं और शुक्रजनन नलिकाओं के बाहर एक संयोजी ऊतक होता है। तो शुक्रजनन नलिकाओं के बाहर एक संयोजी ऊतक होता है, उसमें लिपिड का मतलब होता है वसायुक्त अंतराल। या लैडिक की कोशिकाएं छोटे छोटे समूह में पाई जाती हैं वहाँ पे। और यह कौन से में पाई जाती है, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, नर हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है उसका स्त्रावण तथा निर्माण करती हैं लैडिक कोशिकाएं। ठीक है,
क्या करती हैं, उसका स्त्रावण और निर्माण, किसका, टेस्टोस्टेरोन। इसमें क्या था कि कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं, तो इसका आंसर है लैडे कोशिकाएं। और सर क्या है, सटोली कोशिकाएं क्या करती हैं, तो सटोली जनन कोशिकाओं की सुरक्षा करती हैं। क्या करती हैं, जनन कोशिकाओं की सुरक्षा। जो जर्मिनल कोशिकाएं होती हैं क्या करती हैं, ये रोगाणु कोशिकाएं बोलते हैं इनको, रोगाणु सेल्स। ठीक है, यह अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री एक दो होते हैं, एक समसूत्री एक अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री विभाजन पूछा जाए तो वो जर्मिनल कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ गैमीट उत्पन्न होते हैं, गैमीट को बोलते हैं युग्मक। तो इतनी चीज़ें, इतना याद रखना है। म्यूकस श्लेष्म कोशिकाएं क्या हो, इनको बोलते हैं बलगम कोशिकाएं। और बलगम कोशिकाओं के साथ ये किस सिस्टम में ज़्यादा प्रेजेंट रहती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोशिकाएं देखने को मिलेंगी आपको। उसका आंसर है लैडे कोशिकाएं। अगला है वैश्विक ताप वृद्धि के लिए कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। तो इसमें जो अधिकतम योगदान है वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए, तो वैश्विक ताप की वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, किससे, CO2 से। वैश्विक तापमान जो बढ़ता है उसके लिए CO2 रिस्पॉन्सिबल है। और ग्लोबल वार्मिंग की जो संज्ञा दी गई थी, ठीक है, वैश्विक तापमान से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की जो संज्ञा दी गई थी, ठीक है, वो दी गई थी बालेस ब्रोस्कर के द्वारा। बालेस ब्रोस्कर के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, CO2 का योगदान कितना होता है, 80% CO2 का, अकेले का CO2 का 80% योगदान है, आप समझ सकते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का केवल 7% है, मीथेन का दूसरे नंबर पर 10% है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाकी जो भी बचती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ओजोन हो गया, वाटर वेपर हो गया, इन तीनों का, चारों का और भी इनके अलावा मिला के उनका 3% बचता है। ठीक है, तो 80 और 10 90 7 97 बचा 3, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, वाटर वेपर, इन सबको मिला के हो जाता है। अब बात आती है 84 नंबर के क्वेश्चन की। तो इसमें है कि मानव शरीर में किस तत्व का परसेंटेज, एलिमेंट पूछा, किस तत्व का परसेंट सबसे अधिक है। तो जो सबसे अधिक तत्व पूछा जाए तो वो बताना है आपको ऑक्सीजन। तो O2 कितना पाया जाता है, 65%। इसके अलावा जो कार्बन है वो केवल 18% है, नाइट्रोजन है वो केवल 3% है, और हाइड्रोजन है वो 10% है। ठीक है, इस प्रकार से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपसे पहला दूसरा पूछा जाए तो आप बता पाएंगे आराम से। ठीक है, अगर कैल्शियम नहीं दिया, इसमें कैल्शियम पूछा जाए तो वो 2% होता है। अगला है हमारा, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। तो अफीम क्या है, अफीम होता है अवसादकारी, इसको बोलते हैं डिप्रेशन होता है ना, तो उसी के लिए अवसादकारी, डिप्रेसेंट। ठीक है, डिप्रेसेंट, तो इसको बोलते हैं अफीम को। उत्तेजक क्या होता है, तो उत्तेजक में कोकीन और निकोटिन आते हैं, कोकीन और निकोटिन। ठीक है, ये स्टिमुलेटर होते हैं, स्टिमुलेटर मतलब उत्तेजक होते हैं। विभ्रांतिकारी, इसमें 2 आते हैं, इसमें कोकीन इसमें भी आता है और हेरोइन आता है। ठीक है, कोकीन और हेरोइन ये 2 आते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेलुसिनोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, हेलुसिनोजेनिक बोलते हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि क्या थे। तो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर्स का, तो इसका हम आंसर करके चलते हैं। इसका आंसर जो है 86 नंबर का, इसका आंसर है साउथ अफ्रीका वाला। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ये आए थे कब, 2019 में। और 2020 की बात की जाए, अगर 2020 की बात कर ली जाए कभी, तो आप 2020 का भी बता सकते हैं कि 2020 में जो आए थे वो आए थे बोल्सोनारो। ठीक है, ब्राज़ील के थे 2020 में जो आए थे वो थे ब्राज़ील, उनका नाम याद रखना है, बोल्सोनारो। ठीक है, 2020 2019 और 2021 और 22 में कौन आया था, तो एक कोई नहीं आया, कोविड पेंडेमिक आ गया। ठीक है, और सबकी जगह पे अतिथि बन के यही बैठ गया कुंडली मार के। तो 2021-20 आप छोड़ दीजिए, 2019 में आए थे सिरिल रामाफोसा वो दक्षिण अफ्रीका के, 2020 में आए थे ब्राज़ील के बोल्सोनारो। इतना याद रखना आपको। ठीक है, चीफ गेस्ट बनाते हैं हम लोग हर साल गणतंत्र दिवस समारोह में। वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्म संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि थे। ठीक है, तो ये भी सवाल ऐसा है कि भाई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन इसका आंसर कर लेते हैं। श्री ल्योंगपो दामचो दोरजी, ये थे विशिष्ट अतिथि। ठीक है, ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा इस टाइप का, इतना पुराना, इतना याद रखना। जो श्री रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के ये PM थे उस टाइम पे। KP शर्मा ओली ये क्या थे, ये भी PM थे। और आंग सान सू की, इनको प्रेसिडेंट भी मान सकते हो, म्यांमार की। ठीक है, और भूटान के ये थे होम एंड फॉरेन मिनिस्टर। अगला सवाल पूछा जाता है 87 नंबर का। तो ये पूछा जाता है हमसे कि 87 नंबर का तो हो गया, 88 नंबर का जो पूछा जाता है, 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना। तो विश्व की सबसे बड़ी आपको पता है 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को चालू किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है,
नरेंद्र मोदी, या आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। किसी विशेष नाम को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, ना कि नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये क्या हुआ था इसमें, सबसे बड़ी है, कब लाई गई थी, 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। और किसके लिए लाई गई थी, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग थे, स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने के लिए, उनके लिए बीमा, ठीक है, हेल्थ बीमा और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए। दीनदयाल चलित हॉस्पिटल योजना, ये मध्य प्रदेश की, आपको पता है, 29 मई 2006 को एमपी में। ये क्या था, दूरस्थ क्षेत्रों, जो दूर के क्षेत्र हैं उनमें स्वास्थ्य फैसिलिटी पहुंचाने के लिए, खासतौर पे किनको, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं जो, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए लाया गया था, या आदिवासियों के क्षेत्र में लाया गया था, ठीक है। आम आदमी बीमा योजना जो है ये 2007 से चल रही है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। और किसके लिए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, और उम्र रखी गई है 18 से 59 साल वाले। अरुणिमा योजना है वुमेन एंड चाइल्ड, किसके लिए है, वुमेन एंड चाइल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों के विवाह योग्य कन्याओं को आर्थिक सहायता देने हेतु मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को राशि वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितने की गई, मतलब पहले कम थी, अब बढ़ा दी गई। तो अब शगुन लगाना है, शगुन कितने का लगाते हैं अपन लोग नॉर्मली, या तो 11,000 का, 21,000 का, या 51,000 का, या 1,11,000 का। तो इसमें 51,000 का शगुन आप चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो शगुन चढ़ा दिया आपने, 51,000 हो गया भैया, दे दिया, अच्छी बात है, रुपये दे रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, मामा है, कन्यादान तो करना पड़ेगा ना। अब वो तो आप सबको पता ही है कि बहुत कन्यादान किए हैं मामा ने, लेकिन ठीक है, अपन को जो याद करना है इतना ही है। तो ये हो गया, ठीक है, 51,000 हो गया। और ये कब आई थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है सबसे पहले लाई गई थी 2006 में, 2006 में लाई गई थी, और 2019 में इसकी बढ़ा दी गई थी। किसके लिए था, गरीब, निराश्रित, ज़रूरतमंद, इन लोगों के लिए था, जो कि 18+ लड़की होनी चाहिए और 21+ बॉय होना चाहिए, लड़का होना चाहिए शादी के लिए, ठीक है, इतनी उम्र। वो तो पता ही है कि भैया अपने संविधान मतलब कानूनों में लिखा है। अगला है कि 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किसने किया था, वो तक किया था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। करंट का क्वेश्चन है, जो कि अब आगे बदल जाएंगे करंट हमारे, तो इसमें हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। इसके हमें डायरेक्टर वैसे याद रखने हैं, तो इसके डायरेक्टर का नाम था रायका जेंटावाची, ठीक है, ये इनका याद रखना है इतना। अगला क्वेश्चन है कि 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे 1842 में, बुंदेला विद्रोह। तो बुंदेला से याद रखना कि भैया बुंदेला विद्रोह था, बुंदेला विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था, राजा हृदय शाह ने किया था। और हृदय शाह कहाँ के थे, हमारे हीरापुर के थे। हीरापुर किसके खिलाफ किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किया होगा, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किया था, इतना याद रखना है हमको यहाँ पे। अब बात आती है 92 नंबर के क्वेश्चन की, इसमें ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो इसका जो आंसर है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लाया गया था मिंटो मार्ले सुधार 1909 के दौरान, ठीक है। मिंटो मार्ले सुधार, मार्ले और मिंटो कौन थे, तो मार्ले मिंटो, एक भारत सचिव होता था उस पद पे, ठीक है, एक भारत सचिव रखा जाता था, एक वायसराय रखा जाता था। तो मार्ले जो थे वो भारत सचिव होंगे, मिंटो वायसराय होंगे, तो 1909 में इनको रखा गया था। तो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी की बात जो की गई थी, सबसे पहले नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, क्या बात आती है, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी की बात मिंटो मार्ले सुधार में की गई थी, ठीक है। लॉर्ड मिंटो किस चीज़ की याद है, जो मिंटो भैया थे, मिंटो साहब, ये सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाने जाते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है, क्या किसके जनक के रूप में, सांप्रदायिक निर्वाचन। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है मिंटो को। इसके अलावा हमें इसमें क्या याद रखना है, एक याद रखना है कि सबसे पहले जो उनकी परिषद में शामिल किया गया था वो एसपी सिन्हा साहब को 1909 में शामिल कर लिया गया था। एसपी सिन्हा याद रखना, एसपी सिन्हा को किया गया था। वो गांधी जी ने इसी को क्या बोला था, सर्वस्व नाश करने वाला सुधार या अधिनियम बोला था। मार्ले मिंटो सुधार को गांधी जी ने सर्वस्व नाश करने वाला बोला था कि भैया सभी कुछ उजाड़ दिया है, इस एक्ट ने सब कुछ निपटा दिया है, ये मान लीजिए कि भारत की तकदीर बदलने वाली है, बोला था गांधी जी ने। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात की जाए तो ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया था भारत काउंसिल अधिनियम 1892 में, इतना याद रखना है आपको। और इसके अलावा अब 1919 की बात की जाए तो 1919 में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, और प्रांतों में डायर की लाई गई थी। डायर की का मतलब द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब है कि केंद्रीय विधान परिषद लाई गई थी और स्टेट परिषद, केंद्रीय विधान परिषद और स्टेट
केंद्रीय विधान परिषद और स्टेट परिषद 2 लाए गए थे यहाँ पे, ठीक है, इतना याद रखना है। 1935 का इससे हमारा भारत का संविधान मुख्यतः इससे ही मिलकर ज़्यादातर बना है। और सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव, मतलब जिसमें बोला जाता है कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों के बारे में भारत शासन अधिनियम 1935 में बताया गया था। अवशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं, रेसिडुअल पावर बोलते हैं। रेसिडुअल पावर वो थी गवर्नर उसके वायसराय के पास, ठीक है, रेसिडुअल पावर जो थी वो वायसराय के पास थी। अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, राज्य में द्वैध शासन, यहाँ जो राज्य में द्वैध शासन लाया गया था ना, यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, वो राज्य में यहाँ द्वैध शासन खत्म कर दिया गया और यहाँ पे क्या कर दिया गया, केंद्र में ला दिया, केंद्र में लाया गया और राज्य में द्वैध शासन खत्म कर दिया। यहीं पे शेड्यूल बनाई गई थी, शेड्यूल जिनको हमने पहले पढ़ा है कि स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। इसी अधिनियम द्वारा बर्मा को अलग कर दिया गया था, बर्मा, ठीक है, म्यांमार बोलते हैं जिसको 1937 में अलग हो गया था, इसी एक्ट द्वारा 1937 में किया गया था। और 1937 में ही संघीय न्यायालय, तो ये भी 1935 अधिनियम में किया गया और 1937 में किया गया, 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में। इतना 93 नंबर का जो सवाल है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्वक मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया, तो इसका जो आंसर है वो है फाजिल मोहम्मद खान सर थे, इनने योगदान दिया था 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, इतना याद रखना। और मध्य प्रदेश में नीमच से चालू हुआ था, ये याद रखना आप, ठीक है, तो भोपाल में। और इनको कहाँ, गढ़ी अम्बा पानी एक नाम याद रखना, गढ़ी अम्बा पानी कहाँ पड़ता है, रायसेन, रायसेन भोपाल का बिल्कुल पड़ोसी है, ठीक है, यहाँ पे गढ़ी अम्बा पानी, इतना याद रखना। दोस्त मोहम्मद खान ने भी भोपाल में मुस्लिम सियासत के जनक माने जाते हैं कि मुस्लिम सियासत स्थापित की थी। शेख रमजान साहब हमारे सागर में हुए हैं, ठीक है, इतना याद रखना। अगला आता है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे, तो वो जो पुस्तक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश वो किसने लिखी है, तो वो लिखी है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका करेक्ट आंसर है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने और क्या किया, आर्य समाज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य समाज सॉरी, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी श्रद्धानंद को जाना जाता है, स्वामी श्रद्धानंद रोड भी है दिल्ली में इनके नाम पे, इनने गुरुकुल स्थापित किए थे, गुरुकुल। 2 पत्र लिखे थे इनने, हिंदी में और इंग्लिश में लेटर। तो हिंदी में जो लिखा था उसका नाम था अर्जुन, क्या नाम था उसका, अर्जुन। और जो अंग्रेजी में लिखा था उसका नाम था तेज, ठीक है, इतना याद रखना। स्वामी श्रद्धानंद को किस लिए जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने शुद्धि आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, शुद्धि आंदोलन चलाने के। तो स्वामी श्रद्धानंद। महर्षि डी के कर्वे जो थे ये समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर, तो सोशल रिफॉर्म करते थे, महिला शिक्षा, विधवा विवाह, इस पर जोर देते थे। इसको महर्षि डी के कर्वे को इनको क्या बोलते थे, घोंडो केशव बोलते थे, घोंडो केशव, ठीक है, घोंडो केशव बोलते थे इनको। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ये कौन थे, तो अखिल भारतीय मतलब अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की थी इन्होंने अखिल, इतना याद रखना, अखिल गायत्री परिवार, ठीक है। अगला सवाल आता है हमारा 95 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि 95 नंबर पे हमसे पूछा है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है। तो शिलालेख पूछा गया है रेशम बुनकरों की श्रेणी की ये मिलती है हमें दसपुर का पुराना नया नाम क्या है, मंदसौर। तो मंदसौर अभिलेख से मिलती है हमें। और मंदसौर एक किसका है, कुमारगुप्त सेकंड का, कुमारगुप्त द्वितीय, ठीक है, द्वितीय कुमारगुप्त द्वितीय के मंदसौर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ, दसपुर शिलालेख। और इसमें लाट देश जो था, लाट देश के रेशम व्यापारी बसने का प्रमाण मिलता है, लाट देश, इतना याद रखना, लाट देश लिख देते हैं, लाट। प्रयाग प्रशस्ति आपको पता होगा समुद्रगुप्त की है। ऐरण अभिलेख है वो भानुगुप्त का है। भानुगुप्त का कहाँ मिलता है, सागर में मिलता है। और इसमें क्या है, इसमें सती प्रथा होने का प्रथम साक्ष्य मिलता है, किसका, सती होने का। हाथी गुम्फा अभिलेख एक खारवेल का है। खारवेल कहाँ का राजा था, कलिंग का। कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली, इतना याद रखना। खारवेल का एक हाथी गुम्फा चले गए, कलिंग का राजा था और कलिंग की राजधानी तोसली थी। अगला सवाल है कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो नर्मदा नदी पर कपिल धारा भी है, दुग्ध धारा भी है, भेड़ाघाट भी है, भालकुंड नहीं है। भालकुंड जलप्रपात जो है वो की है बीना नदी पर, और बीना नदी किसकी सहायक नदी है, बेतवा की, ठीक है। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर है और बीना नदी बेतवा की सहायक है। बाकी कपिल धारा इसकी 15 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। दुग्ध धारा इसकी भी लगभग 15 मीटर ही ऊंचाई है। भेड़ाघाट की बात की जाए तो भेड़ाघाट 30 मीटर ऊंचाई है इसकी। इसके अलावा और कौन से हैं नर्मदा नदी पर, तो एक है सहस्त्र धारा, इसके अलावा मंदार है, दर्दी है ठीक है, मंदार, दर्दी, भीमकुंड है, भीमकुंड या इसको बोलते हैं सप्तधारा,
97 नंबर का जो सवाल है वो है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है। तो बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं इसके बाद, तो कईयों के मैक्सिमम के नाम चेंज हो चुके हैं। इसके हिसाब से जो आंसर था वो NH8 था, ठीक है। तो NH8 था जो राज्य से नहीं गुजरता है, और बाकी सबके नंबर बदल गए हैं। तो इसके लिए हम MP का जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बता देंगे आपको। इसके बाद आता है कि प्राकृतिक आपदा और प्रभावित क्षेत्र की भारत में कहाँ पे किस प्रकार की आपदाएं देखने को मिलती हैं, ये बताना है। तो बाढ़ है, बाढ़ जहाँ पे नदियाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पे, और नदियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूपी और बिहार में, क्योंकि बिहार में कोसी नदी है, उसको क्या बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है। भूकंप कहाँ आएंगे सबसे ज़्यादा, तो भूकंप जहाँ आएंगे वो होगा हिमालय क्षेत्र, जहाँ पे ऊंचाई बहुत अधिक है, हिमालय क्षेत्र है। सूखा कहाँ होगा, तो सूखा आएगा पश्चिम और मध्य भारत का क्षेत्र, तो पश्चिम में राजस्थान है, राजस्थान में थार का मरुस्थल है, तो वहाँ आएगा। सुनामी आएगी दक्षिणी क्षेत्र, तो सुनामी आएगी दक्षिणी क्षेत्र। इस प्रकार से हम इंडिया को ड्रॉ कर लेते हैं अभी समझने के लिए, ठीक है। ऐसे मान लीजिए, तो जो भारत का ए रीजन है, ए वाला हिमालय क्षेत्र, यहाँ पे आएगी बाढ़। जो ए वाला रीजन है यहाँ आएगा क्या, सूखा, क्योंकि यहाँ पे थार मरुस्थल, रेगिस्तान राजस्थान में। जो सूखा हो गया, सुनामी हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे सारा क्या है, महासागर है, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर, तो यहाँ पे जो आएगा वो होगा सुनामी, ठीक है। और सुनामी के अलावा अब क्या रह जाता है, भूकंप हो गया। यहाँ पे जो आएगा वो है, सॉरी यहाँ पे बाढ़ नहीं था, यहाँ भूकंप था, तो यहाँ पे जो आएगा वो भूकंप है। बाढ़ आएगा यहाँ पे, जो उत्तर भारत का मैदान बोलते हैं, यहाँ पे आएगी बाढ़। तो बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सूखा है, सुनामी। अगला बात आती है, कौन सा समूह सही नहीं है, तो बताना है कि सही नहीं है मतलब असत्य है। तो जो टेलीग्राफ पठार है, टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में नहीं है, कोको कटक प्रशांत महासागर में है, वेल्टविस कटक अंध महासागर में है, अगुलहास बेसिन हिंद महासागर में। जो टेलीग्राफ पठार है वो है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है वो है टेलीग्राफ पठार। और कोको कटक प्रशांत महासागर में, वेल्विस अंध महासागर, अगुलहास बेसिन हिंद महासागर में। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है, आरोही, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कि आरोही का मतलब क्या होता है कि सबसे कम से लेके ज़्यादा, मतलब बॉटम टू टॉप बताना है। तो सबसे कम होगा इन चार में से नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। यहाँ हम आपको क्रम बता देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो भारत की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा लगती है किससे, बांग्लादेश से। बांग्लादेश से जो लगती है वो लगती है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के बाद लगती है वो लगती है चाइना से, चाइना से कितनी लगती है 3488 किलोमीटर। इसके बाद पाकिस्तान से जो लगती है वो लगती है 3323 किलोमीटर। नेपाल से जो लगती है, नेपाल से लगती है 1751 किलोमीटर, 1751। नेपाल के बाद जो लगती है म्यांमार से, म्यांमार बढ़ते हैं जिसको म्यांमार, ये 1643 किलोमीटर। और म्यांमार के बाद जो लगती है भूटान से, भूटान से लगती है 699 किलोमीटर। और भूटान के बाद जो बचता है अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर। तो अफ़गानिस्तान से जो लगती है वो एक्चुअली में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगती है, जो कि पाकिस्तान के हिस्से में उसका भाग है, लेकिन वो भारत का हिस्सा था, इसलिए हम अफ़गानिस्तान को भी साथ में दिखाते हैं, 106 किलोमीटर। तो इस प्रकार से सबसे पहले इन चार ऑप्शंस के हिसाब से नेपाल था, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना और फिर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर, इतना याद रखना। इसी के साथ हमारा 2019 का पहला पेपर समाप्त होता है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारा UPSC का चैनल भी है, जो कि मैम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, और उसमें सर के द्वारा CSET पढ़ाया गया है। अब अगर आप UPSC का पेपर देना चाहते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर भी इस वीडियो को आप लाइक से सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना टाइम देने के लिए, थैंक यू।